श्रृंखला की ये 12वीं कड़ी है जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन के द्वारा साप्ताहिक के रूप में की जाती है। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय कुमार पांडे जी हैं। तो सबसे पहले इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से सभी श्रोतागण और अतिथि को हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज के विषय के आगे बढ़ता हूं। आज का विषय है ग्रामीण विकास एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योग यानी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड रूरल डेवलपमेंट इन बिहार, इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो इस पर हमारे आज विद्वान वक्ता अतिथि डॉक्टर संजय कुमार पांडे साहब आपको चर्चा करेंगे। मैं इनको थोड़ा परिचय दे दूं। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस पटना में है। ये लगभग 2.5 दशकों से यानी लगभग 25 वर्षों से इनका टीचिंग प्रोसेस चल रहा है। ये गवर्नमेंट तथा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काफी रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य कर चुके हैं। ये डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के तहत हर जिला में मनाया जाता है, तो यह यूएनडीपी में भी एज ए डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करने में इन्होंने कार्य किया है। इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ बिहार के प्लान डॉक्यूमेंटेशन में भी इन्होंने सहयोग किया है। इसके साथ ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जैसे आद्री है, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ILFS है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स लीजिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो यहाँ भी इसके साथ एक कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर चुके हैं। ये नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर सेमिनार देते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज भी किए हैं। पब्लिकेशन भी इनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नलों में प्रकाशित होती रही है, क्योंकि कुछ एडिटेड बुक्स भी हैं। और इनका विशेष स्पेशलाइजेशन है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक पॉलिसी पे है। तो अब आज का जो विषय है, विषय के बारे में मैं 2 लाइन बता दूं। यह सेमिनार का उद्देश्य होता है कि ग्रामीण का विकास, गांव का विकास कैसे किया जाए। तो ग्रामीण विकास के लिए जो घटक है वो सबकी चर्चाएं होती है। उसी में आज का जो विषय है वह एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, उसके द्वारा कैसे गांव का विकास किया जा सकता है और उसकी क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले आप मोटे मोटे रूप में जानते हैं कि जिस उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धि खेती से होता है वह प्रायः एग्रोवेट इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। मोटे रूप में आप बिहार में जानते हैं कि बिहार में सब्जी का भंडार है, फल का भंडार है, और इस क्षेत्र में अच्छा व्यवसाय, अच्छा उद्योग लगाया जा सकता है। अभी भी 80% पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्र में कृषि में कार्यरत है। भारत का यह पहला राज्य है, हिमाचल प्रदेश और बिहार, जहाँ की 2011 के अनुसार 10% से नीचे ही जनसंख्या शहरीकरण की ओर गई है, यानी 90% ग्रामीण प्रदेश में है, जिसमें 80% लोग अभी भी बिहार में खेती पर आश्रित है। तो ऐसे परिवेश में बहुत सारे उद्योग इसमें आएंगे जिसकी चर्चा करेंगे। वो मकई उद्योग है, राइस उद्योग है, वेजिटेबल्स में है। आपको ताज्जुब होगा, भिंडी जो है विश्व में बिहार जो है वह है सबसे ज्यादा यानी उत्पादक है और निर्यातक भी है, लार्जेस्ट। फिर कैबेज भी है, पोटैटो है, कॉलीफ्लावर्स है। तो ये सब में भी काफी बिहार का स्थान है। फ्रूट में आप जानते हैं मैंगो है, गुआवा है, मुजफ्फरपुर का लीची है, हाजीपुर का केला है। और लीची में तो बिहार में मुजफ्फरपुर का अधिकार है। 70% भारत का लीची जाता है आपके बिहार से ही। इसी तरह से
काफी क्षेत्रों में आम आम लगभग भारत में, बिहार में 1 लाख हेक्टेयर भूमि में आम की खेती होती है। खेती क्या होती है? आम का जो बगीचा है, खेती नहीं कर सकते हैं इसको। मखाना बिहार का मोनोपोली है। अब इस सब में काफी संभावनाएं हैं। हमारे आज विद्वान वक्ता आज पर चर्चा करेंगे। आप डेयरी उद्योग, जो सब कृषि से, सबकी प्रारंभिक शुरुआत कृषि से ही होती है, और ये सभी उद्योग जो मैंने चर्चा किया वह कृषि से, कृषि जन्य उद्योग से ही संबंधित हैं। तो अब बिना देर किए हुए मैं आपने मान्यवर मित्र डॉक्टर संजय कुमार पांडे जी को आग्रह करता हूं कि ये अपनी बात अपनी सीमा में रखें। उसके बाद 2 4 5 क्वेश्चंस होंगे, उसकी चर्चा की जाएगी। तो सर, स्वागत है पांडे साहब। नमस्कार। नमस्कार। बिहार बिहार से कुछ स्वाभिमान आंदोलन का आभारी हूँ कि जिन लोगों ने इस महत्ता विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है। और विशेष रूप से मैं दिलीप जी का आभारी हूँ कि उन्होंने कहा कि नहीं सर आप बोलिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट विषय वस्तु पे आता हूँ। यहाँ पे क्योंकि ये हमारा मुख्य मुद्दा था कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास हो बिहार के संदर्भ में, उस पे हम लोगों को यहाँ पे बात करनी। तो बिहार के और कहीं भी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की किसी भी पैरामीटर से हम लोग जाए, चाहे वो पर कैपिटा इनकम पे जाए या पर कैपिटा कंज्यूमेबल लैंड पे जाए या साइज ऑफ एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग पे जाए, तो वो सारा हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर पिछले पायदान पे आते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ कहीं मैंने गरीबी का काफी प्रेफरेंस है। इसलिए कहीं भी किसी भी आर्थिक विषय वस्तु पे चर्चा इस उद्देश्य के ध्यान में रखते करना चाहिए कि कैसे किस तरह की नीतियां अपनाई जाए कि उससे गरीबी दूर हो। और आज की परिस्थिति यहाँ पे गरीबी का बेहद क्षेत्र है। और गरीबी पे आक्रमण के लिए एक मल्टी फेसेड अटैक मैंने आप विभिन्न क्षेत्रों से उद्योग का विकास करके डायरेक्ट अटैक ऑन प्रॉपर्टी करके भी कर सकते हैं। आप सब चीजों कर सकते हैं। हम एक समय सीमा है और एक हमारे विषय वस्तु की एक सीमा है, इसलिए हम एक उसके बहुत छोटे लिमिटेड इस पे बात करेंगे। जैसा कि दिलीप जी ने बताया कि अभी भी करीब हमारे यहाँ 80% जनसंख्या बिहार में रहती है ग्रामीण क्षेत्रों का, हमारे यहाँ काफी कम है। तो हम एक तो बिहार जिससे काफी आगे है लेकिन जिसके पोटेंशियल को हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बेसिकली हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड उसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या सरकार के स्तर पर प्रयास किया जा रहा है और क्या दिक्कतें हैं, उसको करके और उससे क्यों हम उस पे हॉर्टिकल्चर की चर्चा हम क्यों है, क्योंकि हम हॉर्टिकल्चर की चर्चा इसलिए आ रहे हैं कि हमारे यहाँ बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत लिमिटेशन है। वो हम इस पे नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि हमारे यहाँ लैंड पे पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है और बड़े उद्योगों के लिए बहुत बृहद पैमाने पे जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। और आज के डेट में कहीं भी जमीन एक्वायर करना, भूमि का अधिग्रहण करना अपने आप एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अभी तक के हमारे टाइप का बिहार टाइप का पोलिटिकल सेंसिटिव स्टेट है वहाँ पे। ठीक है, इसके तरीके हैं। ये हम ये नहीं कहते हैं कि जमीन अधिग्रहण नहीं करना चाहिए, उद्योगों की आवश्यकता है, जमीन अधिग्रहण करना पड़ेगा, उद्योग लगाना पड़ेगा, लेकिन उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म ये करना पड़ेगा कि जितने भी स्टेक होल्डर उनका स्टेक को और मिनिमम कंफ्रंटेशन और फ्रिक्शन के साथ हम उस चीज को पार करें। तो इसलिए ये बिहार के संदर्भ में अभी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का की अपनी सीमाएं हैं और काफी पिछली सरकार ने प्रयास भी किया, लेकिन हम बहुत हद तक उसमें सफल नहीं हो पाए। एग्रीकल्चर के लार्जर रिफॉर्म्स में जाएंगे। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स है, बहुत सी सीमाएं हैं, लैंड टेन्योर सिस्टम का प्रॉब्लम है, उसमें भी फिर हम जाएंगे तो उसमें भी अपनी सीमाएं हैं, उसको लिटिगेशन आता है, उसका अपना इंटरेस्ट ग्रुप है। तो वो सारी चीजें मिलजुल के वो बहुत उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो उन चीजों में नहीं जाके हम आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हम काफी समृद्ध है। हम कंट्री लेवल पे करीब करीब चौथे स्थान पे हम इसमें है। वेजिटेबल प्रोडक्शन में हमारा चौथा स्थान है। उसी तरह से फ्रूट इसमें हमारे 8वें स्थान पे है। और हमारे यहाँ जो परिस्थितियां भी है वो काफी कंड्यूसिव है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के लिए। हमारे यहाँ ये है, स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर बेस है हमारा, हमारे यहाँ
हमारे यहाँ बहुत अच्छी मात्रा में हमें और पर्याप्त मात्रा में हमें ये उपलब्ध है, जल के स्रोत उपलब्ध है। हमारे पास एबंडेंस, लो स्किल एबंडेंस लेबर है, जो कि हमारे यहाँ यदि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आए तो थोड़ा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो हमारे एबंडेंस लेबर का एबंडेंस है और लो स्किल का है। तो हम ऐसे क्षेत्रों को अपनाएंगे, मान लीजिए कुछ बहुत हाईटेक क्षेत्रों को अपनाते हैं जहाँ लेबर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो भी हमारे लिए समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर लेबर का माइग्रेशन होता है। पिछले साल कोरोना में जो जो माइग्रेंट वर्कर, जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ, जो पूरे भारत स्तर पे यही मैसेज गया कि लगता है कि बिहार का सारा लोग मैंने दिहाड़ी मजदूरी है। तो उस स्थिति से भी ठीक है कि नहीं भाई, हमारे यहाँ हम अपने लेबर पे अब्जॉर्ब कर पाएंगे। प्लस हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट से क्या होता है, इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड लिंकेज है। आप जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जिन लेबर को आप इंप्लॉय करते हैं, उनको तो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता ही है, साथ साथ उससे लेबर, उसको जो उसका प्रोड्यूसर है, जो बैकवर्ड लिंकेज में जो फार्म प्रोड्यूसर है, उसको भी अच्छा ही मिलता है। ठीक है। और मैं अभी बड़ा जनरल बातें करूंगा, जो घूमते फिरते रहता हूँ उसके आधार पर जो कुछ अनुभव ये किया है, मतलब प्रैक्टिकली कुछ समस्याएं देखता हूँ, उन सब चीजों के विषय में बात करूँ। मेरी सरकार की तरफ से भी काफी प्रयास किए गए। बिहार में करीब करीब 10% बिहार के जो कल्टिवेबल लैंड है उसके 10% हॉर्टिकल्चर क्रॉप का, 3% के आसपास पे फ्रूट और 7%, 7 पॉइंट समथिंग % के आसपास में हम सब्जी की खेती करते हैं। और काफी चीजों में हमारे कंपटीटिव एडवांटेज है, ये नाम है मखाना में, लीची में, मैंगो में, बनाना में। ये कुछ चीजों में तो हमारी मोनोपोली है, मखाना में, लीची में, मैंगो में भी जितना हमारे पास वेरायटी है उतना बहुत कम जगह पे है। तो इस हमारा ऐसा विकास के लिए होना चाहिए कि हम इन चीजों का जो हमारे पास है उनका फायदा उठा पाए। उसके पास हमारे पास मेज का पूरा, वो चले जाइएगा वो समस्तीपुर, बेगूसराय, उधर खगड़िया जो बेल्ट है, तो कॉर्न बेल्ट है बिहार का, काफी उसका मकई की काफी खेती होती है। और उसका लेकिन हम लोग, और अभी तो प्रोसेसन प्रोसेस में मकई के बहुत ही है, काफी चीजें निकलती है मकई। अभी तो सबसे बड़ा चीज जो हुआ है कि जो 2018 की जो बायोफ्यूल पॉलिसी है, उसमें फिर से सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को, पेट्रोलियम एथेनॉल ब्लेंडिंग को अलाउ कर दिया। और जो एक मेज का जो बाई प्रोडक्ट हमारे यहाँ उच्च एथेनॉल, एथेनॉल प्रोडक्ट करके हम काफी उसका फायदा ले सकते हैं। और सरकार ने इस साल, जस्ट इस साल मई में, मई या मार्च में एक बिहार का स्पेशल इथेनॉल पॉलिसी लाई है, जिसको इससे सिंक्रोनाइज करते हुए 2018 की जो गवर्नमेंट की बायोफ्यूल पॉलिसी है उससे करते हुए बहुत से मेज से इथेनॉल प्रोडक्शन को काफी सारे इंसेंटिव दिए हैं। उस तरह से डेयरी में हमारे यहाँ काफी संभावनाएं हैं अभी हमारे यहाँ। और डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा चीज है कि हमारे यहाँ बहुत ऑर्गेनाइज में डेयरी नहीं है, वो छोटे छोटे स्तर पे किसानों के पास, तो उसका एक ऑर्गेनाइज स्तर पे नहीं है, तो लेकिन उसका एक ये भी है, एक फायदा ये है कि वो उसका इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि डेयरी उद्योग का कुछ विकास कर पाए, तो इसका इसका जो लाभ होगा वो एक ज्यादा बड़े मास लेवल पे, मतलब बड़े इसका आउटरीच इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और मासेस जो ज्यादा हो, जो गरीब, जो मार्जिनल फार्मर है, जो अपनी छोटी मोटी खेती के साथ साथ थोड़ा बहुत एक दो कैटल रखता है, उसको इन चीजों का फायदा होगा। और इसमें भी हमारे यहाँ काफी संभावनाएं हैं। अभी तक हमारे यहाँ मात्र 9 से 10% तक मिल्क का जो हमारे यहाँ कॉन्फिड है, इसके डिफरेंट अलग अलग जगह पे इसके डेयरी प्लांट्स हैं, वो 9 से 10% दूध का प्रसंस्करण करता है। उसका पैकेट दूध हो, उसका पाउडर बनाता हो, दही बनाता हो, वो गुलाब जामुन बनाता हो, घी बनाता हो, मक्खन बनाता हो। और 2 से 3% प्राइवेट सेक्टर में जो है हमारे अनाज डेयरी है, बेगूसराय में मैं नाम भूल रहा हूँ कौन सी डेयरी है, तो ये और ये तो हमारे यहाँ मिला जुला के 11 से 12% हमारे यहाँ, हमारे टोटल प्रोडक्शन का हमारे यहाँ ये होता है, प्रोसेसिंग होता है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पे करीब करीब 1/3, 34 से 35% मिल्क का प्रोसेसिंग होता है। तो यहाँ हम यदि जो नेशनल एवरेज है उससे हमारे पास काफी गैप है, तो वहां पे हमारे पास यहाँ पे इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। ठीक, हमारे यहाँ कुछ लिमिटेशंस भी है उसमें। हमारे यहाँ वो जो डेयरी साइंस में टेक्नोलॉजिकल कुछ इनपुट की कमी है। हमारे यहाँ चूंकि लैंड पे प्रेशर ज्यादा है, तो ग्रीन मैन्योर की कमी है, ग्रीन ग्रीन फीड की कमी है, इसके चलते थोड़ा दूध का
नॉर्थ बिहार हमारा वाटर रिसोर्सेज वाटर बॉडीज वहां पे है, ठीक है। और अभी फिशरीज का ये की भी काफी अपार संभावनाएं हैं, लेकिन वहां पे अभी हमारे पूरे फिशरी सेक्टर में कहीं भी हमारे पास ऑर्गेनाइज मार्केटिंग नहीं। अभी भी जो मछली उत्पादन का जो लैंड करता है मार्केट, उसको केवल 3 से 4% ऑर्गेनाइज मार्केटिंग है। प्रोसेसिंग का तो बात ही छोड़ दी, प्रोसेसिंग हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। वो क्या, जो फिश का लीवर का ऑयल ऑयल हम लोग बनाते हैं, उसका टैबलेट जो खाते हैं, या और भी बहुत तरह की चीजें जो प्रोसेस होती है, वो सब चीजें हमारे यहाँ नहीं है। तो बहुत से समस्याएं हैं, सरकार प्रयास कर रही है। सरकार ने फिशरीज पे अपना अलग से कॉलेज वगैरह भी खोला है, कि जो जो सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के फिशरीज कोऑपरेटिव बना के कोशिश की है कि जो लोग, जो मछुआरा वर्ग जो इन्वॉल्व है, उसी को हम मछली पालन का जो सरकार के जो लैंड्स वगैरह है, उसको सरकार का जो वाटर बॉडी है, उसको लेटिव ये करें, उसको पट्टा पे देते हैं। लेकिन वहां पे भी चक्कर क्या है कि जो ओरिजिनल में जो जेनुअनली जो काम करने वाले लोग हैं, वो नहीं आ पाए हैं, और फेक करके बहुत तरह की सोसाइटी, ये डमी सोसाइटी जाके तो रियल में बोला कुछ चीजें वो नहीं मिल पा रही है। तीसरी में फिर हमारे यहाँ अच्छे क्वालिटी की सीट की कमी है। तो इन क्षेत्रों में हमारे पास संभावनाएं बहुत है। हम अभी इसमें मेन हम ये करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे अभी हॉर्टिकल्चर पे। इसमें हॉर्टिकल्चर में क्या है कि सरकार ने भी इस चीज को रियलाइज किया है कि नहीं, ये एक काफी एक ऐसा चीज है कि यहाँ पे यदि सरकार एफर्ट करे तो यहाँ पे विकास की संभावनाएं हो, और इस विकास का लाभ ज्यादा, इसका विकास का जो आउटरीच ज्यादा ब्रॉड होगा, ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो सरकार ने अपनी जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लाने के लिए तरह तरह के इंसेंटिव किए हैं, तरह तरह की स्कीम चाहिए है। सरकार ने बागवानी मिशन को काफी इन्वेट किया है। जो सरकार का एग्रीकल्चर रोड मैप है, तो फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप में जो कि 2018 से बना था, उसमें तो बेसिकली सरकार ने फर्स्ट एरिया था कि सीड क्वालिटी को, फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करके फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। लेकिन जो सेकेंड रोड मैप आया, जो 12 से 17 है, जो कि 12 से 17 आवाज जा रही है ना, आवाज जा रही है ना, आवाज जा रही है, आवाज जा रही है। आवाज आ रही है लेकिन कट कट कर आ रही है। चलिए आगे बढ़े। तो 12 से 17 जो सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप होगा, उसमें सरकार ने काफी बृहद पैमाने पर, जिसमें करीब करीब निकालना पड़ता है बोलने के लिए। करोड़ का सरकार का आउटलेट सरकार ने किया। उसमें सरकार ने काफी रेवोल्यूशन की बात की थी कि बाकी चीजों को भी, मैंने कृषि के साथ साथ जो भी संबंधित चीजें हैं, कृषि हुआ, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरी डिपार्टमेंट है, डेडिकेटेड एग्रीकल्चर फीडर बनाने की बात, इससे बिजली विभाग का बात हुआ, वो रूरल रोड की कनेक्टिविटी की बात की गई, स्टोरेज में ये हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का स्टोरेज का फैसिलिटी, उसकी कोल्ड स्टोरेज की बात की नाबार्ड से टाई अप करके। तो एक बृहद पैमाने पे प्रयास किया सरकार ने, पॉलिसी के टर्म में सरकार ने काफी प्रयास किया। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो ये समस्याएं हैं, वो हम अब यह है जो कि सरकार के स्तर पे बहुत तरह के इंसेंटिव, बहुत ये दिया गया, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को दिया गया। लेकिन यदि हम जब देखेंगे, हम लोग घूमेंगे, सर्वे करेंगे, तो बहुत गिने चुने, बिहार में गिने चुने बड़े स्तर के फूड प्रोसेसिंग प्लांट मिलेंगे। नॉर्मली काफी छोटे माइक्रो या स्मॉल लेवल के फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स का है। और ये इसलिए है कि सरकार की जो सब्सिडी की जो नीति थी और इंसेंटिव का था, तो लोगों ने उस सब्सिडी का और उसको लाभ लेने के लिए, और सरकार के इंसेंटिव के बल पे ही वो ग्रो नहीं करे, बल्कि उसको सर्वाइव करने के लिए, हम ये कहें कि सरकार की तरफ लोगों ने मुंह उठा के ज्यादा देखा, और सरकार पे कुछ ज्यादा आत्मनिर्भरता बना के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया। जिस स्केल पे होना चाहिए ग्रो नहीं कर पाया, और उसका स्केल काफी है। सरकार ने प्रयास किया, लेकिन वो बहुत बड़े स्तर पे नहीं कर पाया, छोटे छोटे ही प्रोसेसिंग सेक्टर का प्लांट रह गया। और रही भी हमारे यहाँ जो फूड प्रोसेसिंग का जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, उसका हम बहुत पिछड़े हुए हैं। नेशनल लेवल जो आप महाराष्ट्र में करीब करीब उसका 40% प्रोडक्शन है, वो
प्रोसेस होता है, हमारे अभी भी 5 से 10 के बीच में उसको प्रोसेस कर पाते हैं। और अभी भी काफी ज्यादा हमारा जो ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, वो बहुत ज्यादा है। तो 15% से लेकर 50% तक है। वो डिपेंड करता है अलग अलग के क्रॉप्स में। जैसे लीची वगैरह में जो क्रॉप ज्यादा पेरिशेबल है उसमें ज्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, जो 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 जरा कम पेरिशेबल है उसमें कम लॉस है। तो ये रेंज 15 से 50% है। तो ये सरकार इसमें बहुत ज्यादा, सरकार के प्रयास के बाद भी बहुत ज्यादा हो नहीं पाया। तो इसमें क्या क्या समस्याएं हैं उस पर हम बात करेंगे कि मेनली फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है। हम इसको शॉर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम को कर देंगे और फिर उसकी एक फोकस एरिया पे जो मुझे अपने अनुभव के आधार पर हुआ है उस पर हम फोकस करेंगे कि उस चीज को दूर करते एक बहुत बड़ी चीज को ये बाहर दूर करती है। वो पहला उसमें है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, के लिए होना चाहिए, इसके लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए वो हमारे यहाँ बड़ा इनएडुकेट मात्रा में। जो पोस्ट हार्वेस्ट क्या है, सबसे बड़ा किसी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप का कि बहुत ज्यादा पेरिशेबिलिटी ज्यादा होती है और उसका इमीडिएट कंजम्पशन बहुत कम हो सकता है। तो उसमें रिटर्न बढ़ाने के लिए आपको यही करना पड़ेगा, उसका सेल्फ प्राइस बढ़ा दें, उसका सेल्फ प्राइस बढ़ा दें, उसको जब प्रिजर्व करने का कुछ प्रोसेसिंग करके उसको प्रिजर्व करके उसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो जो बेसिक चीजें भी है, जो प्राइमरी प्रोसेसिंग भी है, सिंपली जिसको कहेंगे वो ग्रेडिंग का, सॉर्टिंग का, चाहे जो स्टोरेज का और स्टोरेज टाइप की चीज है, फ्रूट है इसके, वो उसका हमारे यहाँ नितान्त अभाव है। सरकार के स्तर पर प्रयास हुआ है, सरकार ने नाबार्ड के साथ टाई अप करके स्टोरेज वगैरह का प्रयास बहुत किया, लेकिन वो लोग जो भी कारण है सफल नहीं हो पाए। तो हम ये जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस है, ये जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते, स्टोरेज का प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होने के चलते, उसको हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। उसमें तरह तरह के उसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के इंटरवेंशन की भी जरूरत है और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत है। टेक्निक से उसको केमिकल प्रोसेसिंग करके से उस तरह को टेक्निकल ऐसी चीजें भी जिससे उसको थोड़ा उसके स्टेटस को बढ़ा सकते हैं। तो उन चीजों का हमारे पास विशाल अभाव है। उसके बाद दूसरा क्या है कि जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का उसको मार्केट से बिहार में कितना उसको हम ये कर पाएंगे। ठीक है, ओवरऑल हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का डिमांड बढ़ा है क्योंकि ओवरऑल लोगों का इन्वेस्ट ये बढ़ा है, इनकम बढ़ा है और लोगों में ये न्यूट्रिशनल, ये क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनल लेवल को मेंटेन करने के लिए या न्यूट्रिशनल कंटेंट का कंसेंसस बढ़ा है। लोग अब बात करने लगे कि हाँ भाई फला खाओ तो ये चीज खाओ तो इसमें ये विटामिन मिलेगा, दाल खाओ तो प्रोटीन मिलेगा, संतरा खाओ तो विटामिन सी मिलेगा। तो लोग इस मामले में थोड़ा कंसर्स हुए हैं और इसलिए हॉर्टिकल हरी सब्जी खाइए तो आपका एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगा, आपके बॉडी का टॉक्सिक निकलेगा। तो ये सब लोगों में अवेयरनेस आया है, लोगों के पास इनकम बढ़ा है, दूध खाइए तो आपको कैल्शियम भी मिलेगा, बच्चों को दूध देना चाहिए। तो ये सब अवेयरनेस आया है, इनकम भी आया है, अवेयरनेस भी आया है, उसके चलते हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का मांग बढ़ा है। लेकिन वो मांग बिहार कितना जॉब कर पाएगा उसका अपनी लिमिटेशन है। तो अल्टीमेटली बिहार के प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल के मार्केट से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई हर भारतवासी की थाली में एक बिहारी व्यंजन। ठीक है, तो हम लेकिन उन चीजों को प्रयास हुआ है, सरकार कोशिश भी कर रही है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पे ये देखिएगा छोटे मोटे स्तर पे प्रयास हुआ है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट देखिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से टाई अप करके एक बिहारी तरकारी करके एक ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू हुआ है। जीविका भी अपने बहुत से प्रोसेसिंग कंपनी के थ्रू मार्केटिंग वगैरह शुरू की है, जैसे पटना में वो आप आइए वहाँ काशीनगर रोड में ग्रीन डिलाइट करके है। तो इस तरह के छोटे बिट्स एंड पीसेज में ये मार्केटिंग का प्रयास शुरू हुआ है। लेकिन जो बल्क में जो सारे चीजों को एब्जॉर्ब जितना प्रोडक्शन होता है उसके करने के लिए, उसके लिए हमें बड़े नेशनल लेवल के मार्केट से हमारा इंटीग्रेशन चाहिए, कलकत्ता से चाहिए, बनारस से बगल में चाहिए, दिल्ली से चाहिए, बॉम्बे से चाहिए। वो चीज हमारा उस लेवल कभी नहीं हो पाया और उस मार्केटिंग लिंकेज लिंकेज के लिए हम बाद में उस पर डिटेल मार्केटिंग और इसका बाद में आएंगे। एक बड़े लेवल पे हमारे पूरे सप्लाई चेन में एक बहुत बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर करने की बात होगी। पूरा वो कोल्ड चेन उस सब चीजों को डेवलप करने की बात होगी। बीच में थोड़ा प्रयास हुआ, लालू जी के समय हम लोग ने किया, कुछ ट्रेन से हम लोगों ने दिल्ली में परवल होगा तो भेजा, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए। उसके बाद हमारे पास फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अभी वो उसको मैंने थोड़ा
साइंस और टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है। और वहाँ पे उसके प्रोसेसिंग को करने के लिए, उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसके इसको ऑफिशियल प्राइस को बढ़ाने के लिए थोड़ा स्किल मैन पावर चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। अभी हम बिहार में, हमारे पास मैन पावर नहीं है। मैं आपको जैसे एग्जाम्पल दूंगा, 2 दिन पहले मैं गया था बेतिया में। तो बेतिया में एक सरिचरा था ना, उसके गांव में बिहार के 2 यूथ जो महाराष्ट्र में जॉब में थे, एक भाई इंजीनियर थे, एक भाई मार्केटिंग में। उन दोनों ने आके, क्योंकि बेतिया में ये है गवर्नमेंट का भी एक स्कीम है, डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट में शुगर के प्रोडक्ट, शुगर प्रोडक्ट के लिए ट्राई किया गया। तो उन्होंने वो चॉकलेट कैंडी और मिठाई बनाने का काम शुरू किया। वो लॉकडाउन लोगों का जॉब चला गया, अपने सरकार ने शुरू किया। उन्होंने बताया कि सर हमको दिक्कत इतनी होती है, मशीन हम लोग अहमदाबाद से लेके आए हैं, कुछ भी छोटा मोटा फॉल्ट आता है तो मैकेनिक या तो मशीन को का पार्ट्स भेज दिया अहमदाबाद या किसी को बोलिए। और जो हमारे पास जो ऑपरेटर है मशीन के, वो भी यूपी के, बिहार का कोई यूपी के थे उधर, वो उत्तराखंड और यूपी का जो बरेली वाला जो रीजन है, वो करके इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट का नाम बोल रहा हूँ, वहाँ के उनके ये है ऑपरेटर है। तो इस तरह का बहुत सी चीजों में जो फूड प्रोसेसिंग में जवाब है, तो हमारे पास सफिशिएंट, इसमें हमारे पास मैन पावर, ट्रेन मैन पावर हमारे पास है। प्लस फाइनेंशियल इशूज है, और जनरली हमारे क्रेडिट का प्रॉब्लम है, बैंक से क्रेडिट का लीकेज प्रॉपर वे में नहीं हो पाया है। प्लस एक फूड सेक्टर के साथ एक मेजर इशू है कि हम बैंक्स वगैरह क्या है, थोड़ा बहुत फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का जो क्रेडिट डिसबर्सल का एक बाकी इससे थोड़ा डिफरेंट रूल होना चाहिए। क्योंकि बैंक एक अपना रूल है, आपको देता है वो पेडेड कैपिटल का देगा लोन, उसका एक सर्टेन अमाउंट में आपको देता है वर्किंग कैपिटल। जबकि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का अपना स्पेशल नेचर है। यदि कोई एक इंडिविजुअल अपना फूड प्रोसेसिंग सेक्टर लगाए हुए है, तो उसके रॉ मटेरियल, जो रॉ उसका प्रोडक्ट है, मान लो तो टोमेटो केचप अपना लगाए हुए है, तो उसके साल भर राउंड ईयर उसको टोमेटो नहीं मिले। उसको टोमेटो के सीजन में ही, या एप्पल वाला है, ये अमरूद वाला है तो अमरूद के सीजन में, मैंगो वाला है तो मैंगो के सीजन में, उसको मैक्सिमम रॉ मटेरियल खरीद के जितना वो प्रिजर्व कर सकता है उसको स्टोर करना पड़ता है। तो उसको वो रोटेशन वाला कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कर दिया, उसको प्रोडक्ट किया, फिर मार्केट में बेच दिया, फिर वो लाया और उस कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर उसको राउंड करना, वो चीज इसमें नहीं हो पाता। तो इसमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो स्मॉल, इसमें जो स्मॉल लेवल पे माइक्रो प्रोसेसर, स्मॉल प्रोसेसर है, कोई स्मॉल लेवल पर प्रोडक्शन कर रहा है, कोई बिस्कुट बना रहा है, कोई बना रहा है, उसको एट ए टाइम क्या होता है, एक साइकिल का प्रोडक्शन उसने बनाया, वो प्रोडक्शन बना के रिटेलर को देगा। रिटेलर क्रेडिट में सामान लेता है, कहते हैं कि जब तक हम अगला लॉट नहीं दिया तब तक आपको पैसा नहीं देंगे। उसको फिर इन्वेंट्री में भी सामान बना के रखना पड़ता है, यदि उसके रिटेलर के पास सामान घटेगा तो फिर हमको फर्दर उसको सप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा साइकिल उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में रहता है। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, इसके लिए इसका जो वर्किंग कैपिटल का नेचर है वो डिफरेंट है। तो ये जो सामान्य इंडस्ट्री का और वो जो रॉ मटेरियल वर्किंग कैपिटल और पेडअप कैपिटल का जो रेशियो है, उससे इसमें काम नहीं चलेगा। तो इसमें ये सरकार के स्तर पर, बैंकिंग सेक्टर के स्तर पर थोड़ा बहुत कुछ स्पेशल तरह का इंसेंटिव या स्पेशल तरह का ये फूड सेक्टर के लिए लाना पड़ेगा। प्लस उसके बाद बहुत सारे क्या किया है कि फूड सेक्टर में सप्लाई, बिहार के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट चेन का प्रॉब्लम है। बहुत जगह बहुत चीजों में ये है कि जो किसी सेक्टर का पाना चाहते हैं, तो बहुत चीजों का घी आपके पास अच्छा उपलब्ध नहीं है, आपके पास पैकेजिंग मटेरियल उपलब्ध नहीं है, आपके पास प्रॉपर, यदि आपके मिलेगा आपका सरप्लस हो गया तो स्टोरेज की फैसिलिटी आपके पास नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब प्रॉब्लम है। जैसे इसमें जो टोमेटो केचप का जो जूस वगैरह बनता है, मैं भी गया था वहाँ पे नालंदा में, हिंदौर के पास एक बड़ा अच्छा फूड प्रोसेसिंग का प्लांट चल रहा है, तो टेस्टो ब्रांड का टेस्ट वगैरह में भी है, यूपी में हाथरस से प्लांट और एक बिहार का अपना प्लांट बना है। उसने बनाया कि ये जो टीन वगैरह में जो पैक करते हैं, उसके लिए अलग से फूड ग्रेड स्टील आता है, जो अभी मैक्सिमम फूड ग्रेड स्टील का वो इम्पोर्ट होता है, इंडिया में नहीं बनता है, बहुत कम मात्रा में बनता है। और वो बोला कि मुझे वो प्रोक्योर करना पड़ता है फूड मटेरियल देने से, और बिहार में उसका गलती नहीं है। एक तो मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आता जाता है, सेकेंडली बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा माल बन के तैयार है, उसे फर्दर पैक करके आगे नहीं हो पाता। तो इस तरह की बहुत सारी इशू है जो कि वहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंजिंग प्रोसेस करता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर।
अब मैं आऊंगा सवाल पर, तो कहा कि भाई चैलेंज और ये करना थोड़ा ये आसान है। उसमें मेन है कि क्या संभव, क्या किया जा सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट क्या किया जा सकता है ये तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री और गवर्नमेंट लेवल पर प्रयास कर हो रहा है कि भाई जो अल्टीमेटली फार्मर और उससे जुड़े हुए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के जो स्टेक होल्डर्स उनका रिटर्न बढ़ाएगा। तो इसमें जो मेरा अपना एक प्रैक्टिकल अनुभव है, उसके आधार पे मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, जिस वो मार्केटिंग का चैलेंज है। बिहार का किसान या बिहार सरकार जितना इंसेंटिव दे रही है, यदि बिहार के फूड प्रोसेसर को जो स्मॉल मीट है जो भी है, उनको यदि ये मिल जाए, मार्केटिंग का प्रॉपर चैनल मिल जाए, तो प्रोडक्शन में बिहार पीछे नहीं जाए। चाहे जो भी ले लीजिए आप, मशरूम ले लीजिए, शहद ले, किसी प्रोडक्ट का नाम लीजिए, बिहार बिहार में प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। अब मार्केटिंग में हमारे समस्या क्या है, मैक्सिमम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स आप देखेंगे हमारे ऑर्गेनाइज मार्केट का प्रॉब्लम। हम लोगों ने क्या किया, 2006 में हमारे एपीएमसी एक्ट को रिविल कर दिया। ठीक है, एक्ट में बहुत सारे बहुत सारी समस्याएं थी। उस समय के अनुसार वो एक्ट इन लोग को मार्केटिंग स्ट्रक्चर को इसलिए नहीं कर पा रहा था, हम लोग उसको रिपीट कर दिया। ठीक है, जो एपीएमसी एक्ट के अंदर जो बाजार समिति की जो मंडियां थी उनकी बहुत बुरी स्थिति थी, हम लोगों ने उसको रिपीट किया। लेकिन अभी तक उसका एक अल्टरनेट, अब उसका क्या क्या मतलब हो सकता है। अरे अभी अभी तो स्थिति है कि बहुत बहुत सी जगह वर्चुअली क्या होता है कि जो एपीएमसी का जो पहले जो बाजार समिति थी, उनको वेयर हाउस के प्रयोग किया जा रहा है। एक समय तो ऐसा था, मैं बिहार का अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी राजावर से मैंने विजिट किया था अपने वहाँ के बाजार समिति का, उस समय बिहार में प्रोहिबिशन लागू नहीं हुआ, वहाँ पे वो शराब का वेयर हाउस। तो इसी तरह से अभी भी बहुत जो का वेयर हाउस है, और वहाँ से जो वेयर हाउस है, जो फल का वेयर हाउस है, चना के वेयर हाउस है, तो छोटे स्तर पे अपना वही से सेलिंग करता है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में, क्योंकि सरकार ने उस एक्ट को रिपील कर दिया है, सरकार की तरफ से कोई लैंड सरकार की प्रॉपर्टी के बारे में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, दिन पर दिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाजार से इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रम बढ़ती है। तो अब उस मार्केट स्ट्रक्चर के अभाव में तो क्या क्या मार्केट स्ट्रक्चर इमर्ज कर सकता है। एक बिल्कुल हो सकता है कि भाई लोग जाके वहां पे जो बाजार समिति का यार्ड उपलब्ध है ही, जैसे पहले लोग जाते थे, अभी भी जाके अपना सामान दे के फी है 4 किलो। लेकिन वहां पे भी स्थिति ऐसी हो गई है कि जो फैसिलिटी चाहिए थी स्टोरेज वगैरह की, वो सारा कंपनी चाहिए, तो प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है। एक होगा अपने प्राइवेट मार्केट का डेवलपमेंट हो सकता है, छोटे मोटे लेवल पे प्राइवेट सेक्टर होता है। दूसरा अपना ये बहुत तरह का इनफॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर डेवलप किया। बहुत क्या है कि जिसको एग्रीगेटर्स कहते हैं, वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे फार्मर से प्रोक्योर करता है, और जिसको एजेंट या एग्रीगेटर कहिए, और वो लेके फिर फर्दर उसको किसी प्रोसेसर को या फर्दर बाहर किसी मंडी को बेचता है। ठीक है, उसके बाद है कि एक और ऑप्शन हो सकता है, फार्मर डायरेक्ट सेल कर देता है अपने। एक ऑप्शन हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फूड प्रोसेसर है, उसको जिस टमाटर की जरूरत है उसने इससे किया, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर देंगे, भाई हमको ये हमको टमाटो केचप बनाते हैं, आपको हमको इस कंपटीशन पे इतना टमाटो आप करिए, हमको। उसके बाद एक हो सकता है मॉडर्न रिटेल का सुपर मार्केट का चेन, सुपर मार्केट का अपना एक बड़े का चेन हो, और उसका एक अपना प्रोडक्शन चेन हो, जो सम सॉर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्मिंग या किसी एजेंट के थ्रू डिफरेंट जगह से अपना प्रोडक्शन करता हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ईमेल की जो बात है, ईमेल एक उसका हो सकता है। ये प्रोड्यूसर्स का ये जो सरकार ने कोशिश की बिहार में, काफी प्रोडक्ट के अंदर बहुत प्रयास किया, प्रोड्यूसर्स फार्मर कंपनी, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का, एफपीसी बनाने का, कि वो फार्मर्स अपने ग्रुप बना के अपना करके और ये अपने अपने सेल के अपने अपने प्रोडक्ट को सेल करें। लेकिन ये सारे जितने भी अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर हैं, ये बिहार के सरकार ने इमर्ज किया
अगर यहाँ तो कैसे सरकार ने एजुकेट किया, इसका सेल्फ डेवलपमेंट होगा। इन सारों चीजों के लिए सरकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, एक कंडूसिव इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है जो बिहार में वो नहीं प्रोवाइड किया। और कुछ चीजें डेवलप की है, जैसे मान लीजिए सरकार ने एफपीसी का भी बनाया, लेकिन देखिए कि मैक्सिमम एफपीसी जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वो खाद, पेस्टिसाइड के बेचने में इंटरेस्ट है। कहीं कहीं छोटे लेवल पे थोड़ा बहुत लोग अगर पास है, जैसे बाहर के पास लोग हैं, उनका प्रोड्यूस को लेके कहीं कहीं आउटलेट करके कंपनियां बेचती है, लेकिन वो बड़े स्तर पे उसमें कुछ हो नहीं पाया। तो ये बाजार समिति खत्म हो गई, लेकिन एक अल्टरनेट मार्केट स्ट्रक्चर नहीं उभर के आ पाया। और इसलिए अभी भी मैक्सिमम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है काफी ऑर्गेनाइज है। और ऑर्गेनाइज मार्केट में हमेशा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ किसानों की स्थिति है तो उनका इकोनॉमिक पावर काफी कम है, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वो अपने प्रोडक्ट का वो ये नहीं कर पाते हैं। और जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी जो इंसेंटिव दिए गए हैं, चाहे जो उनका भी जो प्रोडक्ट बना उसकी भी मार्केटिंग का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन पाया, सरकार ने उसको ये नहीं कर पाया। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का जो उसका एंड प्रोडक्ट है उसका प्रॉपर मार्केटिंग नहीं कर पाया, वो उसका सक्सेस नहीं हो पाया, तो फार्मर उसका जो एज ए बैकवर्ड लिंकेज जो फार्मर को जो होता है नहीं कर पाया। जो सेकेंड कृषि रोड मैप में जिसको कि ये किया गया था, उसमें जो डिफरेंट हेड्स में जो 1.5 लाख करोड़ के खर्च में जो सरकार ने ये किया, उसमें कुछ क्षेत्रों में सरकार ने पीपी गोल्ड में कहा कि सर्टेन इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी, सर्टेन इन्वेस्टमेंट ये प्राइवेट सेक्टर करेगी। तो उसमें मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसमें कि स्टोरेज, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, इसमें ये आउटलेट हम लोग देखेंगे तो उसमें प्राइवेट सेक्टर से एक्सपेक्ट किया गया कि करीब करीब 2/3 66% का जो आउटलेट का है वो प्राइवेट प्राइवेट ये करता है। अब कहीं भी कृषि हेलो। मंडी बनाने के लिए क्या हाँ, आवाज आ रही है? हेलो, आप हेलो, जा रही है? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम लग रहा है कि हो रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो आप ये आप अपनी बात को समिंग अप करें, बाइंड अप करें। तो इसमें ये करीब करीब 2/3 एक्सपेक्ट किया गया कि ये प्राइवेट सेक्टर इसको खर्च करेगा। लेकिन गिवन द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो खर्च एग्रीकल्चर किसी भी हाट बनाने के लिए, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को ये करने के लिए एक बड़े लेवल पे लैंड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, वो सरकार के बस की प्राइवेट सेक्टर के बस की चीज नहीं थी। यहाँ पे सरकार को आना ही पड़ेगा। और ये सरकार मार्केटिंग स्ट्रक्चर में आके वो अब उसका जो भी तरीका हो सकता है उसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं। जैसे हमारे देश में मॉडल्स हैं, आंध्रा और तेलंगाना में जो राइतू मॉडल था, जो महाराष्ट्र वगैरह में है, केरला वगैरह में कोकोनट फूड है, कॉफी फूड है, तो ये मैंने बहुत तरह के मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं। उनको उनपे एक ये करके एक स्टडी करके और उसको देखे कि बिहार की परिस्थितियों में क्या संभव है। जैसे बहुत लोग एग्जाम्पल देते हैं कि भाई जैसे हमने डेयरी सेक्टर में मार्केटिंग का स्ट्रक्चर कॉन्फ्लिक्ट को ये करके काफी हद तक बड़ा एक सुदृढ़ व्यवस्था को बनाया है, जिसमें कि वो प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट लेके प्रॉपर वे उसका मार्केटिंग हो रहा है और एक उसका रीजनेबल रिटर्न इसको फार्मर्स को मिल रहा है। वो भी उस डायरेक्शन में भी हम सोच सकते हैं। और बहुत से स्टेट में देखेंगे, हम लोग याद है जब दिल्ली वगैरह में रजिस्ट्रेट पढ़ते थे तो स्टेशन वगैरह पर हिमाचल के एप्पल जूस वगैरह, हिमाचल में, पंजाब में ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे पब्लिक सेक्टर्स के भी बहुत बड़े फर्म है, वो उनको भी आ सकता है। और थोड़ा उनका वो ये हमारे यहाँ जो कॉम्फर्ट है उनसे डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये है कॉम्फर्ट में क्या है कि आपको दूध है वो मोरल्स है, मुझे प्रोडक्ट है। यहाँ हॉर्टिकल्चर में डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट एग्रो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का अपना अलग नेचर है, उनके क्रॉप का अलग स्पेसिफिकेशन है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम में तो देखिए मार्केटिंग, किसी भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए बहुत चीजें, ब्रांडिंग चाहिए, उसमें उसका सेल्फ लाइफ बढ़ाने उसको मेडिकल चाहिए, उसको वेयर हाउस बहुत उसका जो वैल्यू
क्षेत्र में बहुत चीजें हैं, उसको यदि फर्दर आगे हमको ये करना है, लार्जर मार्केट में उसका मार्केटिंग करना है, या तो उसको एक्सपोर्ट करवाना है, तो उसका प्रॉपर सर्टिफिकेशन चाहिए, उसके स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए। ये इंडिविजुअल लेवल पे संभव नहीं है यहाँ, और इंडिविजुअल लेवल पे नहीं संभव है, और प्राइवेट सेक्टर भी इस पर बहुत ज्यादा नहीं। सरकार का एक्सपेक्टेशन है, सरकार ने सेकंड कृषि रोड मैप में एक्सपेक्ट किया कि प्राइवेट सेक्टर उसमें आएगा, लेकिन नहीं आ पाया। तो यहाँ पे सरकार को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। जैसे सरकार काफी सारे इंसेंटिव के साथ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, प्रोडक्शन सेक्टर में आया है, काफी सारे इंसेंटिव हैं, उस तरह से उनको फर्दर उसके मार्केटिंग में भी आना पड़ेगा। संभावना मतलब हमने बहुत बहुत ज्यादा मैंने पूरा डाबर वगैरह का हनी में, डाबर पतंजलि जिनका भी नाम लीजिए, कश्मीरा का ऐलान लीजिए, इमामी फूड्स का लीजिए, मैक्सिमम उसका हनी का प्रोक्योरमेंट बिहार, एक अच्छा खासा प्रोक्योरमेंट उसका बिहार से होता है। तो हम उसको प्रोसेस नहीं करते, वो प्रॉपर उसका प्रोसेसिंग करना, हम तो प्राइमरी प्रोसेस करके देते हैं, बाकी वो प्रोसेसिंग करके उसका ब्रांडिंग करता है, ब्रांडिंग करके उसको सप्लाई करता है। तो इन सब चीजों में अब वो विचार का विषय है कि सरकार का एक अपना स्टेट ही अपने लेवल पे एक जैसे सुधा का इसने किया, अपना एक ब्रांड डेवलप कर लिया, उसी तरह से अपना एक ब्रांड डेवलप एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर का या हॉर्टिकल्चर क्रॉप का अपना एक ब्रांड डेवलप करके उसका एग्रेसिव मार्केट। तो ये अभी ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक, इसमें क्या शॉर्ट टर्म में संभावनाएं दिख रही है, और सरकार इस तहत में पहल भी करती है। इसमें बस थोड़ा बहुत और पुश की जरूरत है। इसी के साथ मैं मेरी कहा कि सबक करने का समय की सीमा को देखते हुए मैं फिर से एक बार बिहार स्वास्थ्य को मैं धन्यवाद देता हूँ, इस मंच से बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। आवाज आ आवाज रही है? जा रही है? अच्छा, हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सरल तरीके से तीनों जो इश्यू था उसकी आपने चर्चा की। क्या हैं और तीसरा क्या उसकी संभावनाएं और समस्याएं हैं, तो आपने बताया। अब मैं थोड़ा सा देखता हूं कुछ चार्ट बॉक्स में कुछ लोगों का कमेंट्स है। बहुत लोगों ने कमेंट्स, सब लोगों ने स्वागत किया है। कुछ रजनीश ठाकुर जी, नागेंद्र नारायण जी, लोग अप्रिशिएट किया है। नागेंद्र नारायण जी फगवाड़ा यूनिवर्सिटी में है। राजीव जी वेलकम करते हैं। बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से मुकुल शर्मा जी, संजय पंकज जी, स्वागत आपको करते हैं। और इस तरह से विजय कुमार जी, थोड़ी है कि साउंड आपका क्लियर नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ अर्जुन कुमार अभिनंदन है। पुष्प प्रोफेसर पुष्पा कुमारी झारखंड में आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एंड हेड हैं। इन्होंने लिखा है कि हाउ कैन दिस बी प्रोसेस्ड ऑन टू द डाउन टू डाउन द लेवल। पूछते हैं, पहले डॉक्टर पुष्पा कुमारी लिखते हैं कि वेरी बर्निंग इशू एंड रिलेवेंट टॉपिक्स। इसमें आगे प्रश्न करते हैं कि हाउ कैन दिस बी पास्ड ऑन टू द डाउन द लेवल। यानी कहने का तात्पर्य कैसे इसको प्रोसेस किया जाए, जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो प्रोसेस कैसे किया जाए, जो नीचे नीचे लेवल तक अपने लोग बात को कर सके और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को विकसित कर सकें। तो पांडे साहब जवाब देंगे कुछ? बड़ा ये है, ये बहुत अहम ये है कि हम टारगेट कर रहे हैं कि भाई जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उनके लिए क्या है, ठीक है, बड़ी इंडस्ट्री का ही है, तो उनके इस पॉइंट ऑफ से बड़ा बर्निंग इशू है। ये सही बात है कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में उसमें स्केल का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये सब ठीक है कि फार्म लेवल पे आप ये नहीं कर सकते हैं, क्या कहते हैं, हर छोटे लेवल पे आप फूड प्रोसेसिंग नहीं बैठा सकते, उसके लिए एक मिनिमम स्केल होना चाहिए। तो चाहे आप टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के लिए
चाहे उसको और फर्दर इंसेंटिव्स का, चाहे उसका मार्केट का लिंकेज करने के लिए एक मिनिमम स्केल होना चाहिए। तो छोटे लेवल से बड़े लेवल पे एग्रीगेशन होना चाहिए। तो ये वहां पे एक आता भी है कि भाई जो फार्म लेवल से लेके जो प्लांट लेवल तक एग्रीगेशन है, तो इसमें हर स्तर पे, इसमें ये क्या है कि मेन तो जो ये फूड, ये जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स है उसमें बड़ा पेरिशेबल होते हैं। तो इनका रिटर्न बढ़ाने के लिए इनका सेल्फ प्राइस बढ़ाना है। अब सेल्फ प्राइस बढ़ाने का अलग अलग तरीका है। एक फार्म लेवल पे छोटे स्तर पे कुछ प्राइमरी बेसिक प्रोसेसिंग करके उसका थोड़ा बहुत उसका सेल्फ प्राइस बढ़ा सकते हैं। कोई फर्दर यदि प्लांट पे हम जाएंगे, चाहे उसको कोल्ड स्टोरेज पर रख दें तो उसको कुछ दिन और उसका सेल्फ प्राइस बढ़ा जाता है। फर्दर उसको कुछ हम प्रोसेसिंग प्लांट पे उसका हम ये कर दें, उसको डिहाइड्रेट कर दें या उसको प्रिजर्वेटिव में प्रिजर्व कर दें, तो उसका फर्दर और उसका उस प्रोसेस फूड का सेल्फ प्राइस बढ़ा जाता है। तो इसमें किसका क्या रोल होगा ये वेल डिफाइन करना पड़ेगा। और इसमें एक पूरा वो फार्मर जो प्रोड्यूसर है उससे जो लेके जो वो पहुंचता है वो प्रोसेसिंग यूनिट के गेट तक, उस बीच में जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जितने भी उसको कैरी करने वाले होल्डर्स उस प्रोडक्ट को हैं, उनको वो जानकारी अवेयरनेस करना पड़ेगा, उनको जानकारी देनी पड़ेगी, उनका स्किल इनहांस करना पड़ेगा और उस हिसाब से उनके लिए उनको इक्विप करना पड़ेगा। मान लीजिए सब छोटे लेवल पे सिंपली हम टमाटर के प्रोड्यूसर हैं, हमको टमाटर से अपने खेत से ले जाना है प्रोसेसिंग प्लांट में, तो उसको हम कैसे कैरी करते हैं, माने किस चीज में रख के कैरी करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली हम जब प्लांट तक पहुंचे, मेरा वो प्रोसेस, वो मेरा जो क्रॉप पहुंचे, उस वो कितना क्रॉप सुरक्षित पहुंचे और कितना क्रॉप उसमें बर्बाद हो जाए। तो उसके हैंडलिंग के लिए क्रिएट किया जा सकता है, उसको कैसे किया जी। है, उसको कैसे रखा है, चाहे वो। तो ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग तरह की चीजों का अवेयरनेस और उसका कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत। तो जी। इसलिए जी। ये जी। पूरा एक मैसिव लेवल पे इसका और वो किया भी जा रहा है। अब अभी कम से कम देखिएगा कि इसमें पहले से स्थिति देखिएगा कि जितना कृषि विज्ञान केंद्र है उसका रोल बदला है और पहले से ज्यादा एक्टिव हुआ है। पहले सिंपली जो एक्सटेंशन एक्टिविटी के नाम पे जाइए केवी के एक कैंपस होता था, अब कृषि विज्ञान केंद्र पहले से ज्यादा एक्टिव हुआ है। उसको किसी न किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से टाई अप कर दिया गया और वो कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ फार्मर्स का नॉर्मल सीरियल प्रोडक्ट्स पे, हॉर्टिकल्चर पे कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते रहता है। ठीक है, अब सरकार ने किसी भी काम में क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि भाई वो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, लेकिन तो भी पहले से बेहतर स्थिति सुधरी। हाँ, हम लोग बेटर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट प्रश्न लोगों ने जानना कुछ चाहा है। चूंकि इस आंदोलन में जुड़े हुए सभी यूथ हैं, तो इन लोगों का कहना है कि सर आपने तो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कहाँ प्रयास करें और कैसे कॉन्ट्रैक्ट, किससे कॉन्ट्रैक्ट करें, इसके बारे में यदि कुछ प्रैक्टिकल बात मैंने बताएं। मैंने थ्योरेटिकल मैंने तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कर रहे हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट जी। फार्मिंग की अब आज इस संदर्भ में क्या मैंने कहा कि जो अल्टरनेटिव, मैंने कहा कि जो एपीएमसी एक्ट जो डिसॉल्व हुआ 2006 में, एक अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर के रूप में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो सकती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो अभी अपने आप में बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा बना हुआ है और उसका क्या अंत होगा हम कुछ नहीं जानते हैं। सरकार ने जो नया एग्रीकल्चर एक्ट लिया उसमें नया वन ऑफ द मेन इशू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है और उसको बहुत हद तक फॉर्मलाइज करने की बात है और कुछ स्टेट्स ने कर भी दिया है, जैसे तमिलनाडु ने कर दिया है, जिसमें कि जी। इसको ही प्रोटेक्ट करने में फार्मर्स को प्रोटेक्ट, सरकार कहती है कि मैं उसके थ्रू फार्मर्स को प्रोटेक्ट करता हूँ, फार्मर्स कहते हैं कि नहीं इसके थ्रू सरकार इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये तो अभी उसका एक मैंने क्या कहे, उसका क्या फाइनल सेट होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो आपने कहा कि इससे यूथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें मैं थोड़ी भी दूसरी जानकारी दे दूं कि एक सरकार का स्कीम आया पीएमएफएम स्कीम, प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसमें 3-4 कंपोनेंट है। वो अभी सरकार ने क्या किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है उसने भाई क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, एक्चुअली पहले बिहार में ही आया था, पहले बिहार के फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप में था कि बिहार सरकार ने क्या कि हर हर इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट के लिए एक क्रॉप को आइडेंटिफाई किया और
एरिया का प्रोडक्शन के लिए थ्रस्ट एरिया मानते हो, उससे रिलेटेड बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका प्रोसेसिंग वगैरह है, उसका वो फैसिलिटी डेवलप करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में हर क्रॉप के लिए प्रोसेसिंग फैसिलिटी और उसका ये जैसे मान सर्टिफिकेशन का है, टेस्टिंग का है, वो पॉसिबल नहीं है, वो इकोनॉमिकली वायबल भी नहीं है। तो ये क्रॉप आइडेंटिफाई करके अलग से क्लस्टर्स में उसको करके सरकार ने प्रयास किया। बाद में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे कंट्री के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कोड ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके आइडेंटिफाई किया है। और ये जो पीएफपी स्कीम में है, इसमें 3-4 कंपोनेंट है कि जो माइक्रो, जो बहुत स्मॉल लेवल पर फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, उनका फॉर्मलाइजेशन करने के लिए, तो उनको इसका स्किल इनहांस करने के लिए उसमें अभी ये है क्या कहते हैं, तो बेसिकली ये किया गया है कि जो ग्रुप है, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो चाहे फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप है, उनको सरकार वो इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में मदद करे, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनका उस जिस चीज के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कर दे, उनको ट्रेनिंग कर दे, उनका मार्केट लिंकेज कर दे, उनके इसको जो इनफॉर्मल उनका इंटरप्राइजर है, जो उनका जो यूनिट है, उसको फॉर्मलाइज कर दे कि बहुत सी योजनाओं का लाभ उनको मिल पाए। हालांकि ये बात अलग है कि सरकार के तरफ ये 2021 से 5 साल का स्कीम है ये, और बिहार में उसका भी उसका आ रहा है, उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर होगा, वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका रिसोर्स पर्सन वगैरह ये होंगे जो आपको सजेस्ट करेंगे, तो उनका भी अभी सरकार उसको क्या कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट को बहाली करने का प्रोसेस में, उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसमें कि माइक्रो और स्मॉल प्रोड्यूसर जो इनफॉर्मल सेक्टर में उनको हेल्प करने के लिए सरकार का चीजें हो रहा है। अब इसका भी अपने क्रिटिसिज्म है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सरकार क्या कर रही है कि अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसको फॉर्मल सेक्टर में मिला के टैक्सेशन स्ट्रक्चर में लाना चाहती है। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने किया। मैं 2 मिनट और समय लूंगा, समय हो गया है, टाइम ओवररन हो रहा है। तो बेसिकली इन्होंने जो बताया वो काफी गुंजाइश है हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बहुत लार्ज स्केल की जरूरत नहीं है, वह मीडियम इंटरप्राइजेज इंटरप्रेन्योर्स भी लगा सकते हैं। जैसे छोटी सी बात देखें, मेज प्रोडक्ट के बारे में बताया कि जो हम मेज प्रोसेसिंग हैं, इससे हम कितने तरह के काम कर सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स से लेकर के उसका सीरियल भी कर सकते हैं, इथेनॉल के बारे में भी इन्होंने बताया। लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने बिहार में मात्र यह है लगभग लगभग 8 से 10% ही प्रोसेस हो पाता है और रेस्ट हम बेचते हैं। तो सबसे पहले हम बिहार के किसान भाइयों को यह कहना चाहेंगे कि जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में प्रोसेसिंग करें, प्रोसेसिंग करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ा करके अधिक से अधिक फायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आज के मुख्य वक्ता ने बताया कि दूध की बात इन्होंने किया, भारत का एवरेज 34% मिल्क जो है प्रोसेसिंग होता है, लेकिन भारत में अभी भी वह 10 से 12% ही मिल्क जो प्रोसेसिंग हो पाता है, सुधा वगैरह जो कर पाता है। ऐसे परिवेश में मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैं 2 व्यक्ति को जानता हूं जो भैंस के दूध जो डेयरी को देते थे तो 32-33 रुपए किलो आता था, लेकिन उसी दूध को घर में खोआ बना करके या छेना फाड़ करके बेचते हैं तो कम से कम उनको 60% अधिक फायदा होता है। तो ऐसे परिवेश में क्या होता है कि यदि आप फूड जो प्रोडक्ट है उस पर प्रोसेसिंग करते हैं तो उसकी गुणवत्ता बढ़ती है और उसमें एडिशनल वैल्यू भी उसका मिलता है बाजार में। क्योंकि आप जानते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। हमारा बिहार में प्रोसेसिंग में सबसे बड़ी समस्या है जो मार्केटिंग की। हमारे भोले भाले किसान हैं, मार्केटिंग जानते नहीं है, और मार्केटिंग के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले पैकेजिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जो जो जिसे हम कहते हैं लिपस्टिक मॉडल, आज का मार्केट जो है वो लिपस्टिक मॉडल्स है, भीतर क्या है पता नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर पैकेज होना चाहिए, बहुत अच्छी ये होनी चाहिए। तो ये सब थोड़ी सी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है। एक दिन खास मैं इस पर चर्चा कराऊंगा, मार्केटिंग और ग्रामीण विकास। तो हम किसानों का विकास से ही ग्रामीण विकास हो सकता है और इसके लिए ये जरूरी है। सलाह में इन्होंने बताया कि समस्याएं भी बताई, कोल्ड स्टोरेज की कमी है हमारे यहाँ, लोग सब्सिडी के लिए छोटे उद्योग को ही लगाते हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस अभी भी हमारा काफी हो पाता है, और मार्केटिंग इश्यू जो है जो बहुत बड़ा चैलेंजेस हमारे पास है। एपीएमसी हमारे यहाँ तो बंद ही हो चुका है, पैक्स वगैरह भी काम कर रहा है, बाजार समिति
की जरूरत है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, सुपर मार्केट के बारे में इन्होंने सलाह दिया है, तो ये सब तरीके से किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं, श्रेणीबद्ध नहीं कर पाते हैं, तो होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी कीमत लेने के लिए उसे कैटेगरी बनाइए और उस हिसाब से पैकेजिंग कैटेगरीज हुआ, प्रोसेसिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, इन सभी चीज को करके ही किया जा सकता है। पैसे की बात जहां तक है, सरकार की मुद्रा योजना है, स्किल इंडिया है, ट्रेनिंग प्रदान कर रही है, मुद्रा से योजना से लोन भी मिलता है। ठीक है, कुछ बैंकिंग असुविधाएं होती है, बैंक की कुछ लिमिटेशंस है, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन फिर भी जो प्रयास कर रहा है उसको इस कार्य में सफलता मिल रही है। तो चलिए, आज इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर धीरज कुमार जी, अंकित कुमार जी, रोशन कुमार जी, कृष्ण गोपाल जी, मुकुल शर्मा जी, डॉक्टर प्रोफेसर पुष्पा कुमारी जी, और बिहार स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े संजय शर्मा जी वगैरह सभी लोगों ने बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद दिया है, और आप लोगों को भी हमारे ओर से धन्यवाद है। हमारे बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से भी सब लोगों को धन्यवाद है। जी 2 मिनट। जी जी आपने ये थोड़ा ये आपने कहा कि यूथ है, तो मैं तो जानकारी दे दूं कि जी अभी बिहार गवर्नमेंट का उद्योग विभाग का एक स्कीम आया है, ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। एक्चुअली पहले 2018 में स्कीम आया था, था, फिर बाद में उसमें इसी को जोड़ा गया, और अभी 18 जून से आया है, जिसमें कि वो मतलब सामान्य वर्ग के भी पुरुष और महिला है। इसमें सरकार 101 तरह का स्मॉल ये है, जो ग्रामीण क्षेत्र में आटा का चक्की, तेल मिल, दाल ग्रिल बनाना, इस तरह की बहुत सारी 101 तरह का ये है। उसमें 10 लाख रुपए सरकार लोन देती है उद्योग विभाग बिहार स्टार्टअप फंड से, जिसमें 5 लाख रुपए सब्सिडी होगा, और बाकी 5 लाख रुपए को 84 इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करना है। जो महिलाएं हैं उनके लिए इंटरेस्ट फ्री है, और जो मेल है, सामान्य वर्ग के मेल है, उनको 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट माने 84। तो आपने कहा कि जो यूथ हमारे इन्वॉल्व है, तो वो उसका फायदा उठा सकते हैं जाके। सारे यूथ ही हैं, सारे इसमें यूथ हैं। हाँ, तो ये पोर्टल पे अप्लाई करना, अभी पोर्टल खुला हुआ है, ठीक है। पोर्टल पे जाके उससे पूछिए है, करेंट अकाउंट वर्क खोला, उसकी औपचारिकता है, उसको करके अप्लाई कर सकते हो। जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो अपने आप में काफी है। 101 तरह का अगरबत्ती बनाना है, फिर बहुत तरह का छोटा स्मॉल स्केल है, और सरकार मैंने उसमें 10 लाख में से 5 लाख सब्सिडी है, केवल 5 लाख ही रिटर्न करना है। वो भी जो महिलाएं हैं सामान्य वर्ग की, उनको फ्री ऑफ मिनिमम इंटर पास चाहिए उसमें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने लोगों को सजेशन दिया, यूथ को आपने गाइड भी किया। आप लोग भी इनकी बात को देखें और पोर्टल जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आगे की ओर अपने कार्य को बढ़ा सकते हैं। जी जी हाँ, तो बिहार के इसमें ज्यादा लोग बिहार के ही हैं, कुछ बाहर से प्रोफेसर हैं, वो लोग हैं, नहीं तो। और मैं ये बता रहा हूँ, हाँ जी जी जी, या बिहार स्वाभिमान आंदोलन तो यूथ ने करेगा, बुढ़ा लोग कहाँ करेंगे अब, तो ये यूथ लोग हैं। अब अगले जो लेक्चर होगा इसकी जानकारी दे दूं। एक मनोज पांडे हैं जो पीएफ में, डॉक्टर मनोज पांडे पीएफ में पहले डिप्टी कमिश्नर थे, अभी सुप्रीम कोर्ट में नौकरी छोड़ करके, और एक लॉ कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। तो इनका टॉपिक है ग्रामीण विकास और पंचायती राज और जुडिशियरी का रोल क्या होगा, न्यायालय का क्या रोल होगा गांव के विकास में, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद, और विशेष डॉक्टर पांडे साहब, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से समय लेकर के, थोड़ी नेटवर्क की कनेक्टिविटी कम रही जिसके कारण कभी कभी बात कट रहा था, लेकिन बहुत सारगर्भित विषय पर आपने चर्चा की। अतः पुनः पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आगे की कार्यवाही अगले सप्ताह में की जाएगी। अब पानी को विश्राम देते हुए आज के इस वेबिनार को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।